आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, ये चैप्टर सबको लाए जा रहे हैं, जो नोट्स आपके लिए लाए जा रहे हैं, जो वीडियो जो भी बने जा रही है वो सीधी एकेडमी की तरफ से बने जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का फॉरेस्ट के बारे में है, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या क्या है हमारे उसके बारे में। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या इनके कंजर्वेशन होगा, वो सब देखते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे हम कि हम अकेले नहीं हैं इस प्लेनेट के ऊपर। ठीक है ना, हमारे साथ लाखों ऐसे लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर छोटे छोटे जीव से लेकर बैक्टीरिया हैं, लिचन्स और बनियन ट्रीज तक लेकर, ठीक है ना, एलिफेंट्स और ब्लू व्हेल तक, ये सारे ऐसे जीव है जो हमारे साथ रहते हैं। और कुछ तो ऐसे जिनको अभी तक हमने ढूंढा तक नहीं गया है। ठीक है ना, ह्यूमन भी इसी का एक हिस्सा, इसी इकोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि कॉम्प्लेक्स वेब बनाता है। ठीक है ना, आप लोगों ने फूड चेन पढ़ी होगी साइंस के अंदर। ठीक है ना, ये सब के सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, सब एक दूसरे पे क्या रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या करेंगे, ये रिक्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ये रिक्रिएट क्या करेंगे, क्वालिटी एयर की, वाटर की जो हम पीते हैं, सॉइल जो प्रोड्यूस करती है हमारे फूड, उनकी क्वालिटी को ये बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, इनहांस कर देते हैं। ठीक है ना, फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे लकड़ियाँ मिलती हैं खाना पकाने के लिए, चारा मिलता है जानवरों को चराने के लिए, मेडिसिन मिलती है जिनको हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ हम कहते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब एक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑल दी वेराइटी ऑफ लाइफ, ये सभी वेराइटी ऑफ लाइफ, ठीक है, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक, दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, जो कि पृथ्वी पे मिलते हैं, एज वेल एज टू दी कम्युनिटीज दैट दे फॉर्म एंड दी हैबिटेट इन विच दे लिव, और जो कम्युनिटीज वो बनाते हैं और जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, जिस घर पे वो रहते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है ना, ये बायोडाइवर्सिटी में कुल मिला के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर आएंगे, लाइफ आएगी जो पृथ्वी पे मिलती है, और ये सब मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। और ये कम्युनिटी जो होती है एक जगह पे रहती है और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहती है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग भी, हम भी एक दूसरे पर निर्भर ही है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो, क्लास में जाने के बाद कई बार ऐसा होता है पेंसिल भूल गए, पेन भूल गए, तो अपने दोस्तों से लेते हो, कई बार वो भूल गए तो वो आपसे लेते हैं। ये एक इंटरडिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स वो है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीसीज, फौना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज। तो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और एनिमल इंडिया में कितने मिल रहे हैं, कैसे मिलते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री ही हैं हम इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में हम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, फ्लोरा और फौना क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे मिलते हैं। अब एक एस्टिमेट है अपने इंडिया के अंदर 89,000 टाइप के तो हमारे यहाँ पे फ्लोरा के स्पीसीज मिलती है। कितनी, 89,000 टाइप की। ठीक है, 89,000 टाइप के तो क्या मिलती है, फ्लोरा की स्पीसीज मिलती है, जबकि 47,000 टाइप की हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं। इस 47,000 में से भी 15,000 तो क्या है, केवल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कितने प्लांट्स हैं, केवल फूलों वाले जो पौधे हैं भारत में कितने मिलते हैं, 15,000 प्रकार के मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को देख लो, आप लोगों को कितने पता है, कितने आपने देखे हैं फ्लावर्स, कितनों के नाम आपको याद है। ठीक है ना, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग भारत जो है, यानी इंडिया जो है, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री आती है बायोडाइवर्सिटी के रूप में। क्लियर है, अब डाइवर्स फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी का, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम है भारत में, देखिए फिर भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कई सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, हंटिंग होती है, पोचिंग होती है, हम शिकार करते हैं, पकड़ते हैं, उस वजह से 10% फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधे और 20% फौना यानी कि मतलब एनिमल्स, ये खतरे के निशान पे है। ठीक है ना, कितना है, ये खतरे के निशान पर है। ठीक है,
इनमें से कई तो क्रिटिकल कंडीशन में भी आ गए हैं। क्रिटिकल कंडीशन मालूम है ना, जब कोई बीमार हो जाता है आईसीयू में चला, उसको मतलब एडमिशन कर दिया तो समझ लीजिए वो क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब उसकी कुछ भी हो सकता है, जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सटिंक्शन होने वाले हैं। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने वाले, लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई जानवर जैसे चीता है, पिंक हेडेड डक है, जिस एक ऐसा डक मिलता है जिसके पूरा जो हेड होता है, जो उसके ऊपर का जो चेहरा होता है, जो हेड होता है, वो सर होता है, वो पिंक कलर का होता है। एक माउंटेन क्वेल होता है, ठीक है ना, माउंटेन में मिलने वाला जानवर है ये। फिर फॉरेस्ट स्पॉटेड ओवलेट होता है। फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर एक जंगली उल्लू मिलता है जिसमें स्पॉट्स होते हैं। और कुछ प्लांट चले गए, मधुका इंसिग्निस, ये एक वाइल्ड वेराइटी महुआ का, जिसे शराब बनाते थे पहले, सोमरस जिसको हम कहते थे। ठीक है ना, तो ये एक्सटिंक्शन हो चुके हैं या एक्सटिंक्शन होने वाले हैं या खत्म होने वाले हैं, ऐसे कुछ डेंजर इनके ऊपर मंडराते हैं। ठीक है, अब देखिए कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी जो है उनके अनुसार है नॉर्मल स्पीसीज की। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन जो है नॉर्मल लेवल की है। ठीक है, पॉपुलेशन किस लेवल की है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल की है, जिनमें कैटल्स आएंगे, साल आएगा, पाइन है और रोडेंट्स है। रोडेंट चूहे की प्रजाति होती है, ठीक है ना, चूहे का तो बहुत आतंक है, अपने मिल जाते हैं, गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये बहुत सारे मिलते हैं घरों के अंदर, कुतर देते हैं, बदमाश होते हैं, ठीक है ना। फिर एक नेक्स्ट आती है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज आती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ये वो स्पीसीज है जो कि डेंजर में है, एक्सटिंक्शन मतलब खत्म हो सकती है ये, ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुई लेकिन हो सकती है। जैसे ब्लैक बक है, काला हिरन जिसको हम कहते हैं, क्रोकोडाइल है। फिर ये काला हिरन राजस्थान में खूब मिलता है, जोधपुर में। तो काला हिरन प्रकरण आप लोगों को सबने सुना ही होगा, सलमान खान वाला, ये वही ब्लैक बक है, ठीक है ना। तो फिर इंडियन वाइल्ड एस, इंडिया का एक जंगली गधा होता है जो देखने में एकदम घोड़े जैसे दिखाई देता है लेकिन वो है गधा। इंडियन राइनो, राइनो मतलब गेंडा, एक सिंग वाला जो मिलता है, ये भी एक्सटिंक्शन है, एंडेंजर्ड पे है। लॉयन टेल्ड मकाऊ, ये एक तरह का बंदर है लेकिन ये बिल्कुल बब्बर शेर जैसे दिखता है। दिखने का मतलब है कि है तो बंदर लेकिन बब्बर शेर के जैसे चेहरे के चारों तरफ बाल होते हैं, वैसे इसके भी चारों तरफ बाल इस तरीके से होते हैं, और इसकी जो पूंछ होती है बिल्कुल लॉयन जैसी होती है, ठीक है ना। और ये होता है शंघाई होता है। शंघाई एक प्रकार का हिरन है जो कहाँ मिलता है, मणिपुर के अंदर मिलता है। ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाते हैं। अगला देखेंगे तो हम बढ़ते हैं अगले की तरफ, वो है वल्नरेबल स्पीसीज। इसका मतलब होता है कि ये वो स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है और वो इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडेंजर्ड कैटेगरीज में मूव कर जाएगी अगर इनकी पॉपुलेशन और कम हो गई तो, और नेगेटिव फैक्टर इफेक्ट करते रहेंगे तो इनकी पॉपुलेशन कम होगी, किस में आ जाएगी, इंडेंजर्ड में चली जाएगी। अभी तो इंडेंजर्ड नहीं हुई है, अभी इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उस लेवल तक पहुंची नहीं है, लेकिन इस लेवल में पहुंच गई तो फिर वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ब्लू शिप होती है, नीली भेड़, एशियाटिक एलिफेंट होता है, एशिया में मिलने वाला हाथी, गैंगेटिक डॉल्फिन होती है, गंगा में मिलने वाली डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन बहुत ही अच्छी प्रजाति होती है मछली की, बहुत समझदार होता है ये। अगला जो स्पीसीज आती है वो कैटेगरी जो है वो रेयर स्पीसीज की है। इस कैटेगरी के अनुसार ये वो कैटेगरीज रहती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो इंडेंजर्ड में या वल्नरेबल कैटेगरीज में जा चुकी है, रेयर हो गई है, जो हमें दिखती नहीं है, बहुत कम मिलती है। तो ऐसे हिमालयन ब्राउन बेयर है, हिमालय में पाए जाने वाला ब्राउन कलर का बेयर यानी भालू, और एक वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, जंगली भैंस, एशिया में मिलने वाली। एक डेजर्ट फॉक्स होती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है ये। अब देखिए इनको यूट्यूब पे, इसमें गूगल पे देखिए इन सबको। एक होता है हॉर्न बिल, ठीक है ना। ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रेयर स्पीसीज में आते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं ये। फिर नेक्स्ट आती है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एंडेमिक स्पीसीज है। इनके अंदर वो प्रजातियां आएंगी जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जैसे अंडमान में मिलने वाला टील, निकोबार का कबूतर, निकोबार में एक कबूतर मिलता है, पिजन मिलता है जो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का एकदम सजावटी होता है, अच्छा कलर होता है उसका। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान निकोबार में मिलने वाला एक जंगली सुअर, ठीक है। एक मिथुन, मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक प्रजाति है हिरन की, ठीक है ना। ये मिथुन चक्रवर्ती साहब नहीं है, ये मिथुन है अपने, एक जानवर है ये मिथुन जो कि वहां पाया जाता है, ठीक है।
अगली जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज की, जो कि मिलती ही नहीं है, काफ़ी सर्च करने के बाद भी गायब हो चुकी है। अब आप ढूंढोगे तो भी ये मिलने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो ये है एशियाटिक चीता जिसको हम कहते हैं, एक पिंक हेडेड डक जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है, अब ये मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। ये डक ऐसी होती है जिसका जो सर है वो होता है पूरा पिंक कलर का, ठीक है। और एशिया में पाया जाने वाला जो चीता होता है, चीता की खासियत होती है कि ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। कैट फैमिली का बहुत ही अच्छा मेंबर है ये, ठीक है ना। ये टाइगर और लायन भी इनके सामने कुछ नहीं है स्पीड के मामले में, ठीक है। और चीता की जो पहचान होती है ना, आप लोगों को सुना, चीता और तेंदुआ ये दो अलग अलग होते हैं, और हम इसको क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं। चीता जो होता है उसकी आंख से लेकर नाक तक ब्लैक स्पॉट होते हैं, जैसे लग रहा है वो रो रहा हो, तो नाक से लेकर आंख से लेकर नाक तक होते हैं, दोनों आंखों से। लेकिन जो तेंदुआ होता है उसके केवल ब्लैक स्पॉट होते हैं, धब्बे होते हैं बस, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बात की थी कैटेगरीज की कि किस कैटेगरी में कौन से जानवर आ रहे हैं और कौन से खतरनाक खतरे पे, खतरे के निशान पे हैं, कौन से खत्म हो चुके हैं, कौन से बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने भी पढ़ा। अब देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जंगल जो है कितने सारे रिसोर्स ऐसे होंगे जिनको हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर में इनका रूप बदलते हैं। ये हमसे नेचर से मिलते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं, ये इनडायरेक्टली मिलते हैं जंगल से या वाइल्ड लाइफ से मिल जाते हैं। ये वुड है, लकड़ी, बार्क है, लीव्स है, रबर है, मेडिसिन है, डाइज है, फूड है, ठीक है ना। ये सब के सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये सारे के सारे हमें मिलते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटी ऐसी है, ह्यूमन खेती के लिए जमीन लेता है, रेलवे के लिए जमीन लेता है, इससे क्या होता है जंगल खत्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने एक्सपेंशन किया रेलवे का, एग्रीकल्चर का किया है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम करते हैं, इन सब से क्या हुआ है, जंगल कम हुए हमारे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद में क्या था कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भी भारत में सेटल करना था, तो उसके लिए जमीनें चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए। तो सबसे पहले जो जंगल थे उनको साफ किए गए, ठीक है ना, और उनको क्या दिया गया, जमीनें दी गई यहाँ पे वो खेती कर सके। ये एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेस्ट के डिप्लीशन का। फिर फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इन्होंने एक जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है, एक डिपार्टमेंट है, जिसने बताया था, सर्वे किया था, इसने बताया था कि 1951 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने केवल और केवल किस में कन्वर्ट कर लिया है, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। यानी इतने किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर एरिया में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। अब और एक बड़ी कारण रही है हमारे भारत में, कुछ हमारे जो पिछड़ी हुई जो खेती का जो तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं जूमिंग एग्रीकल्चर, ठीक है ना। जूमिंग एग्रीकल्चर होती है जिसमें जंगल के हिस्सों को काट दिया जाता है, फिर उसके पेड़ों को जला कर उसकी राख बिखेर दी जाती है, फिर बारिश के साथ वो बीजों को छाट दिए जाते हैं, जिससे वो बीज खेती की जाती है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि हमारे फॉरेस्ट जो डिप्लीट होते हैं। अब 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो केवल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए साफ किया गया है, और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में मतलब डैम बनाने पड़ेंगे, डैम बनाने के लिए डैम्स का जो पानी होगा उसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया को क्या करना पड़ता था, झील के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो हमने आज़ादी के बाद इतने 1000 एरिया हमने केवल रिवर वैलीज के लिए क्लियर किया है। फिर इसके बाद में हमने, अब क्या हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ। हैबिटेट मतलब घर बर्बाद हो गए, हमने शिकार किए जानवरों के, हमने उनको पकड़ा है, हमने ओवर एक्सप्लोटेशन किया एनवायरनमेंट का, हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया हमने अपने पर्यावरण का, फिर एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी किया। ये सारे के सारे फैक्टर ऐसे हैं जिससे वाइल्ड लाइफ में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, जो जंगली जानवर है वो कम हुए हैं, ठीक है ना। फिर ओवर पॉपुलेशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है रिसोर्सेज की कमी का। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा संसाधनों बोझ उनका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना सब कुछ होता है तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमको उनको बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएंगे हम, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। क्या करेंगे, हम उनको कंजर्वेशन करेंगे। किसका कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट का करना है, और किसका करेंगे, वाइल्ड लाइफ का करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कंजर्वेशन से क्या होगा, तो कंजर्वेशन से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, वाटर, एयर और सॉइल, ये प्रिजर्व होते हैं, इनको संरक्षित करते हैं, इनको बचाया जाता है। और हम प्रिजर्व करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी, प्लांट्स की और एनिमल्स की भी, ठीक है। वंशानुगत जो भी इनकी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, उनको भी हमें बचाना है, प्रिजर्व करना है। अब
इनके लिए क्या क्या किया गया था कंजर्वेशन के लिए? तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 में, जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दी गई थी, ठीक है। फिर इसके लिए क्या किया गया था कि ऑल इंडिया लिस्ट बनाई गई थी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की, ये पब्लिश की गई, मतलब किन किन जानवरों को, किन किन पेड़ पौधों को संरक्षित करना है उसकी एक लिस्ट बनाई गई, इनको पब्लिश किया गया, बताया गया। अब मेन एम क्या है इसका? मेन एम यही है कि प्रोटेक्ट करेंगे एनिमल्स को और प्लांट्स को, ये कंजर्वेशन मेथड बताया इन्होंने पहले, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेब्लिश किया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, जिनमें कंजर्व करेंगे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को, जैसे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है उड़ीसा का, ठीक है। फिर अपने राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे जानवरों को तो रिजर्व कर ही रहे हैं, उनको तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जंगल में जो पेड़ पौधे जो मिल रहे हैं उनको भी वहाँ पे संरक्षित किया जाता है, ठीक है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग जानवरों के लिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम्स निकालती है। जैसे सेव टाइगर प्रोग्राम है, ये टाइगर को सेव करने के लिए बनाया गया। उसी तरीके से वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है, एक सिंग वाला गेंडा, उसको बचाने के लिए भी कश्मीर स्टैग, कश्मीर में पाए जाने वाले एक हिरन है। एलिगेटर्स, ये मगरमच्छ, 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, आपको पता हो तो, मीठे पानी के, खारे पानी के, और एक होता है घड़ियाल, ठीक है ना। घड़ियाल के बारे में, घड़ियाल आप लोगों ने देखा होगा, घड़ियाल को एलिगेटर कहते हैं। एलिगेटर का जो मुंह होता है मगरमच्छ के मुंह की तुलना में पतला होता है, ठीक है। और एशिया में मिलने वाला लॉयन, इनको बचाने के लिए काम किए जा रहे हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम बनते हैं। फिर इसके अलावा क्या हुआ है, इंडियन एलिफेंट है, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको गोडावन कहते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी है, और स्नो लेपर्ड है, बर्फीला तेंदुआ, इन सबको बचाने के लिए भी क्या किया गया, प्रोग्राम शुरू किया गया। वो प्रोग्राम है लीगल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके, ताकि आने वाले जो जनरेशन हमारी होगी इंसानों की, वो भी इन जानवरों को देख सके, वरना हम भी डायनासोर्स की कहानियों की तरह इनकी कहानियां भी सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो था कंजर्वेशन प्रोसेस जो कि गवर्नमेंट ने चलाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चला रखा था, कंजर्वेशन कैसे करना है उसके लिए। अब हम देखें टाइप ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसको 3 टाइप में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रिजर्व कर देती है, जो कि इंडिया में कम से कम आधे से ज़्यादा जो जंगल है वो रिजर्व है, ठीक है ना। और ये बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, इनमें कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यूबल, इनको कंजर्व किया जाएगा। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। भारत के कुल 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। यानी कुछ भी तरह की कोई भी काम करना होगा तो परमिशन किससे मांगी जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से मांगी जाएगी। अब दूसरा आता है, तीसरा जो आता है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना। ये अदर फॉरेस्ट है, और जो वेस्टलैंड होते हैं जो काम के नहीं उनमें ये आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिजर्व और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। ऊपर वाले जो 2 पढ़ाए थे मैंने उनको क्या कहते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से टिम्बर प्रोड्यूस करता है, ये परमानेंट रहेंगे, टिम्बर प्रोड्यूस किया जाएगा। मध्य प्रदेश जो है उसमें लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट का। मध्य प्रदेश में क्या है, लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, जो कि कितना है, टोटल 75% है। और मध्य प्रदेश ही भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या होता है। इंडियन फॉरेस्ट होम है बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का। हम पता है कि कई आदिवासी जातियाँ आज भी जो है जंगलों पर निर्भर रहती हैं, और कम्युनिटीज़ जो है वो अक्सर क्या करती है, स्ट्रगल कर रही है कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंजर्व करने की कोशिश करती रहती है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जो गांव वाले हैं वहाँ पे माइनिंग जो कर रहे थे, उस माइनिंग से उन्होंने फाइट की, तो माइनिंग नहीं करने दी। विलेजेस जो है कई जगह के खुद प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट वाइल्ड एनिमल्स के, जंगली जानवरों के घरों को खुद बचाते हैं ताकि जंगली जानवर भी अपने घरों में रह सकें। एक ऐसे कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम चला था, फेमस चिपको मूवमेंट था, जिसमें कश्मीर के अंदर ये इस तरह के मूवमेंट चला था, जिसमें पेड़ जब काटने का जब आदेश दिया गया था उस समय मतलब ये पेड़ों से मतलब चिपक गए थे, ठीक है ना। लोग इसे चिपको मूवमेंट कहते हैं। राजस्थान के अंदर भी जोधपुर में एक ऐसे ही खेजड़ली अपना गांव सुना होगा, वहाँ पे भी इसी तरीके का क्या हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था जिसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। वो भी इसी से प्रभावित था। तो उस समय के जो महाराज थे अभय सिंह ने अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी काटने का आदेश दिया था। तो वहाँ के जो सैनिक थे, राजा के सैनिक खेजड़ली गांव चले गए, वहाँ पे वो पेड़ काटने लगे। उनको देखकर अमृता देवी जो थी, वो विष्णुई
समुदाय के थे। अमृता देवी जो कि वैष्णव समुदाय की थी, ये जाकर उनसे सिपाही सीधे भिड़ गई। उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटना है, पेड़ क्यों काट रहे हो? खिचड़ी का पेड़ थे, लेकिन वो नहीं माने तो ये पेड़ के साथ चिपक गए। इनको देखा देखी इनकी बेटी, इनका बेटा और गांव के कई लोग जो है वो पेड़ों से ऐसे लपेट लिए, चिपक गए, लिपट गए मतलब। लेकिन राजा के जो सिपाही थे उनको थोड़े बहुत भी उनको शर्म नहीं आई। उन्होंने उन लिपटे हुए लोगों के ऊपर ही आरियां चला दी। उनमें कम से कम 300 लोग जो है वो इस तरीके से कट के मर गए। ये बात जब राजा तक पहुंची तब राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने उस तत्काल वो काम किया है, रोक दिया था। तो ये अमृता देवी जो है विष्णु, इनके नाम से पुरस्कार भी मिलता है। जो अच्छा काम करते हैं, वन महोत्सव करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको ये मिलता है। ठीक है। इसके बाद है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये एक डिपार्टमेंट है इंडिया का जो क्या करते हैं कि लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन करने में, ठीक है ना, जो कि फॉरेस्ट को बचाते हैं। और ये शुरू हुआ था 1988 के अंदर, जिसमें लोग और डिपार्टमेंट मिलकर कंजर्वेशन प्रोग्राम करता है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि वो मुझे भी इसमें आपको प्रेरणा मिलती रहे और मैं नए वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।